हेलो मित्रों, मैं अनिल यादव शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से सभी लोग आज बेहतर ढंग से प्रैक्टिस शीट हल करेंगे और सभी लोग हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। जो बच्चे हमारे प्रश्नों का अधिक से अधिक जवाब देंगे उनके लिए बच्चा 50 रुपए का इनाम रखा गया है। आज हम आपके सामने साइंस के 15 क्वेश्चन रखेंगे। बच्चों, जो भी हमारे प्रश्न का सटीक जवाब देगा और अधिक से और पहले आंसर करेगा उसके लिए हमारी टीम देखती रहेगी, एनालाइज करेगी और बच्चा कल की क्लास में आपको तुरंत नगद इनाम दिया जाएगा 50 रुपए। और जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए भी है। उनके लिए बच्चा वो अपना एक नंबर हम लिखेंगे, उस नंबर पर मैसेज करेंगे और बच्चा उनको ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और सभी लोग आंसर देंगे, हम आपको समझाएंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे और बाद में हमारी टीम आपका रिजल्ट देखेगी। जिसका आंसर सबसे पहले और सबसे अधिक जवाब आया है उसको बच्चा पुरस्कार 50 रुपये दिया जाएगा। चाहे वो हमारी कोचिंग का हो चाहे वो अदर कोचिंग का हो, सभी के लिए बच्चा इनाम समान है। चलिए तो आज आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और हमारे चैनल हमारे जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। और आइए बोर्ड पर हम पहला प्रश्न आपके सामने लाकर आ रहे हैं। चलिए बच्चों, आज का हमारा प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न रखा है, पहला प्रश्न सामने है आपके। तीन बिलियनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2,11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चा, जैसा आपको दिया है प्रश्न में 3 बिलियनों का एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2 और 11 और 7 दे रखा है, तो उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता में अवरोही क्रम में लिखिए। इनमें जो बच्चा सांद्रता दे रखी है, हाइड्रोजन की सांद्रता है, जो आयन जो है वो आपको किसमें लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग देखेंगे, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए बच्चों, जब हाइड्रोजन आयन सांद्रता के रूप में पूछता है तो आप जानते हो, जैसे आपको लिख दिया जाए एक टेबल बना लीजिए और टेबल में बनाने के बाद आप इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी भी और इसके बेस से और भी क्वेश्चन पूछे तो आप उन्हीं से टेबल के माध्यम से आप हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये टेबल बना लीजिए, ये बच्चा इधर लिख लीजिए पीएच मान और इधर लिख लिए हाइड्रोजन आयन। अब देखिए मान क्या दे रखा बच्चा? एक्स वाई जेड। तो देख लीजिए, पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। अब देखिए, अब यदि यहां पर आप हाइड्रोजन, अगर आपको यह कह दिया जाए कि हाइड्रोजन आयन में अगर ये कह दिया जाए कि 10 की पावर -3, तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो बच्चा बराबर 3 होगा। 3 लिखेंगे। अगर वैल्यू कुछ भी ऊपर दे दी जाए 10 की पावर -7, तो इसका पीएच मान क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अगर 10 की पावर -8 दे दी जाए तो आप पीएच मान क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ऐसे इस तरीके से आपको हल करना है और इस टेबल के माध्यम से हल करना है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, क्या दे रखा? पहला एक्स का मान क्या रखा बच्चा? 2 रखा है। तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 10 की पावर -2, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बच्चा दूसरा मान क्या दे रखा है? 11। दूसरा मान बच्चा 11 क्या है? वाई का है। तो बच्चा देखिए, वाई का मान जो 11 है यानी 10 की पावर -11। तो मान लीजिए जब 10 की पावर -11 है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 11 होगा। फिर बच्चा जेड कितना मान दे रखा है? 7 दे रखा है।
क्या दे रखा 7, तो कहने का मतलब 10 की पावर 7 होगा, तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब बच्चा आपको इसी को अब रोही क्रम में लिखना है। कैसे सजाना है? अब रोही क्रम, कहने का मतलब यानी कम की ओर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अधिक से कम की ओर लिखेंगे। और जब आरोही क्रम में तो कम से अधिक की ओर लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहले आप x का देख लेंगे, तो x का कितना है बच्चा 10 की पावर -2। फिर दूसरा बच्चा क्या आता है y का कितना आता है 10 की पावर -11। अब देखिए फिर आता z का बच्चा आता है 10 की पावर 7। तो वैल्यू 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -7 है, तो वैल्यू बच्चा -7 से -2 बड़ी है, तो इसको बच्चा लिखेंगे 10 की पावर -7। फिर बच्चा लिखेंगे 10 की पावर -7 और बच्चा 10 की पावर -11, तो 10 की पावर -11 से 10 की पावर -7 की वैल्यू बड़ी है, तो बच्चा इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में। तो देखिए 10 की पावर -11। अब बच्चा ये देख लीजिए कि -2 की वैल्यू किसकी है, तो -2 बच्चा है x की। किसकी है? x की। फिर बच्चा -7 किसकी वैल्यू है? z की है। किसकी है? z की। यानी जो 7 pH मान है वो z का है। किसका है? z का है। फिर बच्चा 11 pH मान किसका है? y का है। y का। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे बच्चा, इस टेबल के माध्यम से आप हल करेंगे। और भी कोई भी टेबल, अगर यहाँ पे 10 की पावर आपका या 9 दिया होता तो pH मान 9 होता है, या 3 दिया होता तो 3 होता है। जैसा पूछेगा वैसा ही मान आप रखेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। अब पूछेगा कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा, जो ऑप्शन बच्चा XZY होगा, तो XZY किस ऑप्शन में है देख लीजिए बच्चा। ऑप्शन संख्या XZY बच्चा ऑप्शन संख्या बी सही होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी होगा। यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा XZY होगा। इसी तरीके से आप लगे रहिए, और जो लोग बच्चा रेलवे एनटीपीसी जो सेकेंड एग्जाम है और बच्चा ग्रुप डी है, वो बच्चे बहुत अच्छे बेहतर ढंग से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें जो साइंस पोर्शन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 होगा। चलिए सभी बच्चों प्रश्न संख्या 2 बोर्ड पर मैंने लगा रखा है, और सभी बच्चों प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी बच्चे हमारे प्रश्न का जवाब देंगे वो इस तरीके से जवाब देंगे। अगर उसने 1 का सी बताया है तो प्रश्न संख्या 1 का सी लिखकर भेजेंगे, कमेंट करेंगे। अगर उसने प्रश्न संख्या 2 का बी बताया है तो प्रश्न संख्या 2 का बी कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं वो बी सी करता रहे और बच्चा पहला है तब भी सी, दूसरा है तब भी डी या सी, तो इस तरीके से कमेंट नहीं करेंगे। बच्चा इस तरीके से जवाब देंगे। अगर प्रश्न संख्या 3 का आपने डी चुन लिया है तो आप प्रश्न संख्या 3 का डी जवाब देंगे। इस तरीके से आप कमेंट जवाब देंगे और सभी लोग प्रश्न का फटाफट जवाब देंगे। और बच्चा हमारी टीम आपको देख रही है, और जो जिसका जवाब पहले आएगा उसका बच्चा सब कुछ देखकर और उस प्रश्नों का और उसी हिसाब से आपको इनाम दिया जाएगा। जो सबसे अधिक प्रश्नों का जवाब, सटीक जवाब और पहले जवाब देगा उसके लिए बच्चा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हमारा फटाफट करके दिखाइए आप सभी लोग। प्रश्न संख्या बच्चा ये है, प्रश्न संख्या 2 है, डॉट डॉट की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या बना जाना चाहिए? या तो संभारिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं, या तो बच्चा एक्टिनाइट, या तो समस्थानिक। जो भी आप भरना है तो आप सही और सटीक आंसर जवाब दीजिए और उसको आप रखिए। चलिए बहुत से बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जवाब देते रहिए। हम बच्चों आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, हमारी टीम आपको देख रही है और हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे और आप अध्ययन करेंगे, उसका कॉपी पेन लेकर हमारे सवालों का जवाब देंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब देखिए। अगर आप कह दिया जाए कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं
परमाणु द्रव्यमान, जब बच्चा किसी वह तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक समान होता है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होने का कारण ये है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए उनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। चलिए इस प्रश्न का बच्चा जो जवाब रहेगा जो मैंने आपको बताया है वो रहेगा समस्थानिक। यहाँ पर क्या आंसर पढ़ा जाएगा बच्चा? समस्थानिक होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? समस्थानिक होगा। अब देखिए कि मैंने कोई भी तत्व ले लिया, मैंने 2 कार्बन ले लिए, देखिए जैसे मान लीजिए C और दूसरा मैंने 2 कार्बन लिए C। बच्चा एक का मैंने आपका परमाणु जो आपका ये दिया है परमाणु द्रव्यमान, देखिए एक का मैंने परमाणु द्रव्यमान 12 ले लिया है और दूसरे का परमाणु द्रव्यमान मैंने 13 ले लिया है। एक का परमाणु द्रव्यमान 12 है, एक परमाणु द्रव्यमान 13 है। देखिए परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। अब हमको क्या क्या करना है? हमें न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है। तो देखिए परमाणु क्रमांक जो संख्या समान रहती है, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक संख्या क्या रहती है? समान रहती है। अब देखिए इसमें देखिए परमाणु संख्या P बराबर 6, इसमें भी परमाणु संख्या बच्चा 6 होती है। अब इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन संख्या बच्चा इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है और बच्चा इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसमें भी 6 है। फिर देखिए बच्चा अब इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। हमें इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन संख्या पर भरोसा नहीं करना है। ये बच्चा संख्याएं बदलती और घटती रहती हैं, इनकी कोई वैल्यू स्थायी नहीं होती है। हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन संख्या पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम क्या देखेंगे? परमाणु संख्या देखेंगे और बच्चा न्यूट्रॉन संख्या भी देखेंगे। क्या देखेंगे? परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। अब देखिए न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं? न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है बच्चा 12 से आप 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर बच्चा इसमें देखिए न्यूट्रॉन संख्या 13 से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब देखिए जब 13 से आपने 6 घटाया तो 7 बचा और बच्चा द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या से मैंने परमाणु संख्या 6 घटाया तो क्या बचा? 6 बचा। अब ये देख लीजिए इनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण देख लीजिए इनके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या जो पहले में है न्यूट्रॉन संख्या 6 है और बच्चा दूसरे में जो है न्यूट्रॉन संख्या 7 है। तो देखिए इनमें न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। क्या है? न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए इनके समस्थानिकों के नाभिक में यानी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है और न्यूट्रॉन संख्या बच्चा जब भिन्न भिन्न होगी तो द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन संख्या पहले तत्व में कितनी? 6 है, दूसरे में 7 है। तो बच्चा ये इसका जो आंसर होगा क्या होगा? समस्थानिक होगा। चलिए आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी या और अदर की तैयारी करते हैं वो बेहतर ढंग से प्रश्नों का जवाब देंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या होगा 3। चलिए सभी लोग प्रश्न संख्या 3 का जवाब देंगे। सभी लोग प्रश्न संख्या 3 का जवाब देंगे। चलिए सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर भी सही बताना है और यहाँ पर सही वो आंसर कौन सा भर दिया जाए जो
क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही हो जाए तो कौन सा आपको भरना है, यानी कौन सा आपका इसमें जवाब देना है कि इसका बदल जाता है। कहने मतलब जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है, ये मतलब है। और सभी लोग इसका आंसर देंगे। अब देख लीजिए भाई, देखिए जब वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है बच्चा, वृत्तीय गति, अब देखिए वृत्तीय गति, इसमें क्या होती है, दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। बच्चा एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि, सदिश राशि, और बच्चा अदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि। अब देख लीजिए अदिश राशि, अदिश राशि, जो अदिश राशि होता है वो नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है। अदिश राशि होता है वो दिशा कभी नहीं बदलता है, देख लीजिए नहीं बदलता, अदिश राशि कभी नहीं बदलता है, नहीं बदलता। सदिश राशि क्या होते हैं, ये बदलती हैं, ये बच्चा बदल जाती है, सदिश राशियां बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियां, एक अदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं। चलिए तो आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न का आंसर सभी लोग अच्छे से करेंगे। देखिए अब देखिए द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है। बच्चा द्रव्यमान जो राशि है वो अदिश है। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्तीय घूर्णन गति में क्या बदल जाता है। अब देखिए संवेग कैसी राशि बच्चा, संवेग भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम है, दिशा नहीं। क्या है, परिणाम है, दिशा नहीं है। संवेग भी बच्चा आपकी अदिश राशि है। बच्चा तीसरा ऑप्शन है गति, गति, तो बच्चा गति भी आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, गति भी आपकी अदिश राशि है। बच्चा चौथा ऑप्शन है दिशा, क्या है, दिशा, तो बच्चा दिशा, इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। और दिशा बच्चा जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में घूर्णन करती है तो दिशा जो है बदल जाती है। और इस प्रश्न का आंसर रहेगा दिशा रहेगा, क्या रहेगा, दिशा रहेगा। चलिए आपको समझ में आया होगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या होगा 4। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए चलिए सभी लोग 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग इस प्रश्न को बोर्ड पर देखिए और अच्छे से देखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। देखिए देखिए समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा बच्चा, 2 सेकेंड दे रखा। समय क्या होता है, t बराबर 2 सेकेंड। अब बच्चा किलोग्राम यानी द्रव्यमान यम, तो यम बराबर कितना होता है, 5 किलोग्राम। क्या होता है, द्रव्यमान 5। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है वेग, यानी वेग, तो इसमें बच्चा समय दिया है वेग को 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर तक बढ़ा दिया जाए तो फिर तो बल की मात्रा ज्ञात होगी। तो बच्चा जो प्रारंभिक समय होगा यानी u बराबर होगा वो आपका 6 सेकेंड, कितना होगा, 6 मिनट प्रति सेकेंड होगा। कितना होगा, 6 मिनट प्रति सेकेंड होगा। और बच्चा जो आप
आपका वेग, जो आपका वेग होगा वो बच्चा होगा 8, यानी 8 मिनट प्रति सेकेंड। क्या होगा? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक स्थिर बल पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, तो ये वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा दिया जाए तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। चलिए, जैसा कुछ लोगों ने जवाब इसमें दिया भी है, चलिए वो आपको हमारी टीम देख रही है और उसका जवाब आप लोगों को कल मिलेगा, वो इनाम के साथ मिलेगा जवाब आपका। चलिए आइए, तो देखिए, यानी आप बल क्या होता है, यानी आप सूत्र ये भी लगा दीजिए, F बराबर m v माइनस u अपॉन t। आप ये सूत्र आप लगा देंगे तो बच्चा आपकी बल की मात्रा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बल की मात्रा मिल जाएगी। आइए, मैंने F बराबर m कितना है बच्चा? 5 है, और बच्चा वेग कितना है? 8 है। फिर बच्चा आपका प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक समय है, वो कितना है? 6। बच्चा टाइम क्या है? टाइम आपका क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। अब बच्चा इसको आप हल कर सकते हैं। जब बच्चा 8 में 6 को घटाया, क्या बच्चा? 2 बचा, और 2 से आपने 2 काट दिया, तो इसका हमें क्या बल कितना प्राप्त हुआ? यानी आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5 न्यूटन। बच्चा आज इस प्रश्न का जवाब जो होगा, यानी प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन संख्या बी, यानी इसका जवाब होगा 5 न्यूटन। कितना आंसर आएगा? 5 न्यूटन। सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस फार्मूले के माध्यम से कोई भी वैल्यू दे सकता है, आप उसे ज्ञात आसानी से निकाल सकते हैं। जब निकालने के लिए पहले इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, और कोई इतना कठिन भी नहीं है कि हम याद ना कर पाए, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। और जब आसानी से याद कर भी लेंगे तो बच्चा हम बल की मात्रा भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए, आज इस प्रश्न का जो जवाब रहा, वो आंसर जो निकला है 5 न्यूटन निकला। हमारा प्रश्न संख्या नेक्स्ट होगा बच्चों 5वां प्रश्न होगा। कौन सा होगा? 5वां होगा। चलिए, सभी बच्चों इस प्रश्न का जवाब देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। हम सभी लोगों का जवाब देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कौन पहले जवाब देता है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए देखिए, कुछ लोगों का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, कुछ लोग जवाब अपना सही नहीं दिया है, कुछ लोगों का जवाब गलत आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, हम इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे साथ में आप भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, या फिर नियम, गति का पहला नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? क्या है? गति का पहला नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? बच्चा, हमारा जो प्रश्न है मित्रों, वो है गति का पहला नियम किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन बच्चा ए है स्थिति व वेग, ऑप्शन बी है समय व वेग, और बच्चा ऑप्शन सी है त्वरण व समय, ऑप्शन डी है स्थिति व त्वरण। देखिए बच्चों, हम हल जब ही कर पाएंगे जब तक हमें गति के तीनों नियम नहीं पता हो, तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। हल कर भी सकते हैं, आप ऐसे ही आप रट के मार सकते हैं, लेकिन जब हम हल कर लेंगे तब बच्चा वो कुछ भी पूछे, हम कोई भी नियम पूछे, चाहे गति का पहला नियम पूछे, चाहे गति का दूसरा नियम हमसे पूछे, चाहे गति का तीसरा नियम पूछे, हम सभी नियमों को आसानी से बता सकते हैं। देखिए, आइए बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखिए। आइए, गति का जो पहला नियम बच्चा है वो क्या दर्शाता है? जो गति का पहला नियम क्या दर्शाता है, देख लीजिए। v इक्वल टू बच्चा होता है u प्लस 880, क्या होता है? 180, क्योंकि पहला बच्चा 180 मान लीजिए, और दूसरा होता है उसका आधा 1/2, और तीसरा होता है बच्चा 2 होता है। तीसरा क्या होता है? 2 होता है। आइए कैसे देखिए, दूसरा नियम देख लीजिए। यस बराबर होता है ut
प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बच्चा जो तीसरा नियम जो होता है वी स्क्वायर बराबर इक्वल टू बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2AS। चलिए हम जब इतना बच्चा ज्ञात कर लिया है तो देख लीजिए जो यानी गति का जो पहला यानी गति की जो प्रारंभिक चाल होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। जैसे मान लीजिए आपने q बराबर प्रारंभिक चाल शून्य मान ली और बच्चा त्वरण भी शून्य होता है। क्या होता है? त्वरण भी शून्य होता है। त्वरण बराबर बच्चा a बराबर होता है शून्य होता है। मैंने जब इतना ज्ञात कर लिया, इतना जान लिया, यानी कहने का मतलब बच्चा u बराबर बच्चा शून्य और त्वरण भी आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इतना मैंने सीख लिया। अब हमें ये पता करना है कि पहले नियम से हमें क्या सिद्ध होता है, क्या प्राप्त होता है, दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, तीसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, हमें ये पता करना है। अब देखिए यानी प्रारंभिक जो चाल होती है शून्य होती है, जो त्वरण जो शून्य होता है। अब देखिए प्रारंभिक चाल आपको ये काट देंगे और बच्चा आपका त्वरण भी एक इसको काट देंगे। अब इसमें क्या बचा? बच्चा v बचा। v क्या होता है? आपका वेग होता है, वेग। और बच्चा t क्या होता है? टाइम यानी समय होता है। तो पहले नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? पहले नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ? वेग और समय। अब देखिए दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बच्चा इसको हम काट देंगे और बच्चा इसको भी काट देंगे। अब इसमें क्या बचा है? यानी आप विस्थापन बचा है बच्चा और आपका टाइम बचा है। यानी दूसरे नियम से हमें प्राप्त होता है विस्थापन कामा और बच्चा समय। क्या मिलता है? प्राप्त होता है विस्थापन कामा समय। और बच्चा तीसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए हम इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। अब इसमें क्या बचा बच्चा? यानी वेग। क्या बचा? वेग कामा और बच्चा विस्थापन, वेग कामा और विस्थापन, वेग कामा विस्थापन। बच्चा ये रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रेलवे का जो है टेस्टों का ये जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से बच्चा कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन जब तक आपको यहाँ से नहीं पता होगा तब तक हम निकाल नहीं सकते। कुछ भी वैल्यू कर देगा, लेकिन अब तो आप आंसर दे देंगे। तो देखिए गति का पहला नियम किसके भी संबंध दर्शाता है। अब देखिए पहला नियम किसके भी संबंध दर्शाता है? वेग व समय। अब देखिए किस ऑप्शन में वेग व समय है? अब देख लीजिए सब बी में बचा है स्थिति एवं वेग है। बच्चा ये आंसर नहीं हो सकता। त्वरण एवं समय है, नहीं हो सकता। स्थिति एवं त्वरण है, नहीं हो सकता। अब समय व वेग यानी पहले नियम से हमें क्या पता लगता है? समय एवं वेग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे बहुत बेहतर ढंग से, एक बेस वैल्यू लेकर चलेंगे, तभी हम प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। और नहीं तो आप जब एक प्रश्न रटेंगे तब दूसरा आपका चला जाता, जब दूसरे का रखते हैं तो तीसरा आ जाता, तीसरा का रखते हैं तो पहला आ जाता है। इसका आंसर इधर बस यही करते रहेंगे जब तक नियम नहीं मालूम होंगे। तो इस प्रकार से गति के कुल 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम हमें क्या बताता है? वेग और समय। पहले नियम से क्या ज्ञात होता है? वेग और समय। क्या पता चलता है? वेग और समय। बच्चा दूसरे नियम से क्या पता चलता है? विस्थापन और समय। विस्थापन बच्चा अगर स्थिति भी रख दे तो स्थिति भी, विस्थापन को स्थिति भी कह सकते हैं। और बच्चा तीसरे नियम से क्या पता चलता है? वेग व विस्थापन। यानी जो प्रारंभिक चाल होती है वह शून्य होती है, तो मैंने u बराबर बच्चा 0 मान लिया। यानी इसको त्वरण जो होता है a बराबर शून्य, मैंने उसको बच्चा यानी इसको 0 मान लिया, यानी 0 होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको हल करके दिखाया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे प्रैक्टिस क्लास में ऐसे लगे रहिए, हमारा साथ देते रहिए और सभी लोग। तो इस प्रकार से आप भी आगे बढ़ते रहिए और आपकी जो साहित्य पोर्शन है बेहतर हो जाए और मजबूत हो जाए, जिससे आप बीट ना हो। चलिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न संख्या होगा, जो नेक्स्ट सवाल होगा वो होगा सवाल यानी प्रश्न संख्या होगा 6। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग हमारे इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, फटाफट जवाब देंगे। देखिए मित्रों
देखो प्रश्न संख्या आपके सामने 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? गति का तीसरा नियम डॉट डॉट और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। हमारा प्रश्न संख्या 6 ये कह रहा है और आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट करिए फटाफट। चलिए देखिए बच्चों, इस प्रश्न का सभी का जवाब जो है अच्छा ही आ रहा है। और अब ये बताएगा कौन पहले किसने जवाब दिया, कौन जवाब दे रहा है, ये तो हमारी टीम ही बता पाएगी और हम आपको समझाने का कार्य करेंगे। चलिए आइए समझिए। मैंने आपको क्या समझाया था? गति का तीसरा नियम। और गति का मैंने तीसरा नियम क्या बताया था कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो बताया था मैंने 2as, यानी जो प्रारंभिक चाल होती है शून्य होती है और त्वरण जो होता है शून्य होता है। तो बच्चा त्वरण क्या मैंने माना था? a, प्रारंभिक चाल क्या थी? u। अब बचा क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यस बचा। अब v क्या है इसका? वेग। v क्या है? वेग। और यस क्या है बच्चा? विस्थापन। यस क्या है? विस्थापन या स्थिति। विस्थापन या स्थिति। इसको कभी विस्थापन भी मिलेगा, ऑप्शन में स्थिति भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी मैंने इसको काटा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? वेग व विस्थापन। अब उसने क्या किया? वेग तो पहले दे रखा और आपको एक को और इसके साथ मिलाना है जो सही मैच खा जाए। तो यानी गति का तीसरा नियम हमको यहाँ क्या बनना है? विस्थापन। अब विस्थापन देखिए किस ऑप्शन में है बच्चा? ये है बच्चा सी में है। किसमें है? सी में है। तो इस प्रश्न का बच्चा जवाब होगा प्रश्न संख्या सी होगा। और आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि हम गति के जो 3 नियम है उस बेस वैल्यू के आधार पर उसका आंसर निकाल सकते हैं और कैसा भी प्रश्न इस पर अगर पूछा जाए गति पे आधारित और उस प्रश्न का हम जवाब आसानी से दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या होगा बच्चा 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 का सभी लोग जवाब देंगे फटाफट, कमेंट करिए। मैंने अभी एक आपको सवाल समझाया था और ये जो पहला मैंने सवाल रखा था उसी सवाल पर मैंने आधारित दूसरा सवाल रखा है। हम देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। देखते हैं, आप जवाब दीजिए और हमारी टीम आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसका बच्चा एनालाइज कर रही है और आपको उसका जवाब आपको हम कल ही दे पाएंगे। चलिए आइए प्रश्न को देखिए। पहले जब एक वस्तु स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। अब क्या बोलता है? प्रयुक्त बल की गुरुत्वीय बताएं। प्रयुक्त बल का गुरुत्वीय बताएं। ठीक चाहिए, क्या लिखा है? प्रयुक्त बल का गुरुत्वीय बताएं। आपको गुरुत्वीय ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ज्ञात करिए सभी लोग। चलिए देखिए, कुछ लोगों का इसमें ऑप्शन जो जवाब दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं। चलिए उसे उन लोगों को हमारी टीम देख रही है। चलिए हम आइए, आप समझाइए, बोल पाइए। चलिए समझाते हैं। देखिए आप पहले तो आपको पता ये करने पड़ेगा जो समय है वो कितना दिया है। समय बच्चा क्या दे रखा है? 3 सेकेंड। कितना दे रखा है? 3 सेकेंड दे रखा है। समय आपका जो दे रखा है 3 सेकेंड दे रखा है। फिर बच्चा आपका द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान कितना दे रखा? 8 किलोग्राम। कितना दे रखा द्रव्यमान बच्चा? 8 किलोग्राम। अब देखिए बच्चा, जो आपका
जो द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, जो यह वस्तु के वेग को कितना दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रारंभिक चाल क्या दे रखी है आपकी u बराबर क्या दे रखी 4 मीटर प्रति सेकेंड, क्या दे रखी 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जो आपका वेग दे रखा है 6 मीटर, वेग क्या दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकेंड, क्या दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको सूत्र आपको वही लगाना है, क्या लगाना है, यानी F बराबर m v माइनस u और बच्चा t, इसको आप लगा लेंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। कोई इतना बड़ा सवाल हुआ भी नहीं है जो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इतना कठिन भी नहीं, बस थोड़ा समझने का फेर है, आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपको ये सूत्र पता होगा, आपने जब टाइम भी निकाल लिया है, आपको यहाँ पर द्रव्यमान भी दे दिया गया, यहाँ पर वस्तु की प्रारंभिक चाल भी दे दी गई और बच्चा वेग भी दे देगी, और आपको सूत्र जब ये पता है, यानी F बराबर m और बच्चा v माइनस u अपॉन t, और आप इसको निकाल सकते हैं। अब m कितना है, द्रव्यमान कितना दे रखा बच्चा, यहाँ पर 8 दे रखा, क्या दे रखा 8 दे रखा। फिर आपको यहाँ पर पुस्तक लाइए और बच्चा यहाँ पर वेग कितना दे रखा है, आपको 6 दे रखा, कितना दे रखा 6 दे रखा। फिर बच्चा यानी प्रारंभिक चाल कितनी दे रखी 4 मीटर प्रति सेकेंड, चलिए 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए t यानी समय कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब बच्चा यहाँ से जब आप घटाएंगे, यानी 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और जब आप इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, यानी 16/3 आ जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए बच्चा, काटिए तो क्या निकलेगा, यानी 15, यानी 15 बचा, फिर क्या बचा है 3 बचा। फिर से आप काटेंगे तो लास्ट में जो 10 बचेंगे, फिर 3 त्रिका 9 और भी काटेंगे बच्चा, 3 त्रिका 9 और बचा। तो ये एक तरीका आसान है, ये तो कटता चला जाएगा, कभी नहीं शांत होगा। तो चलिए इसका आंसर जो रहेगा बच्चा कितना रहेगा, यानी 5.3 न्यूटन रहेगा। कितना रहेगा इसका जवाब 5.3 न्यूटन रहेगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब रहेगा वो बचा रहेगा प्रश्न जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। कोई इतना बच्चा इतना कोई कठिन सवाल भी नहीं था, लेकिन ये सब आपको इस बेस पे आप करेंगे तो आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ये ही नहीं सवाल, और भी इससे कोई भी सवाल हो, अगर वो इस फार्मूले से बनते हैं तो आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। और बच्चा लगे रहिए हमारे सेशन में, इसी तरीके से लगे रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे जुड़ पाए, अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए और बच्चा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए उनको बेहतर तैयारी करा सके। क्योंकि आप जानते हो कि साइंस के पोर्शन, यानी रेलवे के पोर्शन में, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी, उसमें साइंस का महत्व ज्यादा ही रहता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, वो प्रश्न संख्या 8 होगा। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 8 का सभी लोग कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। जो भी बच्चे प्रश्न का जवाब देंगे, जैसे आप प्रश्न जो भी चुना, प्रश्न संख्या 8 लिखकर ही जवाब देंगे। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 8 है, जब एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो इसका डॉट बदल जाता है। कहने का मतलब क्या बदल जाता है, चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। आइए हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था क्या बदल देते हैं, जैसे
कार्बन, हम 2 कार्बन ले लेते हैं, एक का आपका 12 कर देते हैं और एक द्रव्यमान संख्या 13 कर लेते हैं। क्या बदलते हैं न्यूट्रॉन को, जब यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको आंसर करना है। आइए देखते हैं, बदल कर दिखाते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न है, अब न्यूट्रॉन संख्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखिए यानी परमाणु संख्या समान है, तो देखिए आप परमाणु संख्या जब P बराबर आपने मान लिया 6, तो इसका भी बच्चा P बराबर 6 ही होगा, क्योंकि परमाणु संख्या समान होती है। फिर बच्चा आपकी इलेक्ट्रॉन संख्या, बच्चा इसकी भी 6 इलेक्ट्रॉन संख्या और इसकी बच्चा इलेक्ट्रॉन संख्या 6। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन संख्या पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते हैं। तो हम परमाणु संख्या पर देखेंगे और न्यूट्रॉन संख्या को देखेंगे। आइए न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करते हैं। न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करता है कि द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है और जो बच्चा वो बचता है शेष, और वही बच्चा आपका न्यूट्रॉन संख्या होता है। आइए मैंने 6 से बच्चा 12 से 6 घटा दिया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, यानी न्यूट्रॉन संख्या 6 प्राप्त हुई। फिर मैंने जब 13 से 6 घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, न्यूट्रॉन संख्या बच्चा आप मुझे प्राप्त हुई 7 प्राप्त हुई। न्यूट्रॉन संख्या कितनी प्राप्त हुई, 7 प्राप्त हुई। अब देखिए इनके नाभिक में, अब देखिए इनके नाभिक में एक में क्या है, न्यूट्रॉन संख्या 6 है और एक में क्या प्राप्त हुआ, न्यूट्रॉन संख्या 7 है। जब न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, आपको मैंने पहले बताया था ये प्रश्न इतना कठिन नहीं था, लेकिन जो प्रश्न पूछने का लहजा था, जो पूछने का तरीका था, इस वजह से इस प्रश्न ये आपको कठिन लगता है। लेकिन आप अपने बेस पर बने रहिए, क्योंकि जब भी न्यूट्रॉन संख्या बदली जाएगी तब भी आपको समस्थानिक मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिए। देखिए इनकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, एक में आपको 6 प्राप्त हो रहा और बच्चा दूसरे में आपको 7 प्राप्त हो रहा और बच्चा पहले में आपको 6, तो यानी इनकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, समस्थानिक होगा। क्या होगा, समस्थानिक होगा। ये इतना कठिन नहीं था, जो पूछने का तरीका है उसने बच्चा कठिन कर दिया। जब भी न्यूट्रॉन संख्या बदल जाएगी, कहने का मतलब अंतर हो जाएगा, तो वो समस्थानिक ही होते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या होगा 9। हमारा नेक्स्ट प्रश्न को क्या होगा, 9वां प्रश्न। सभी लोग जवाब देंगे प्रश्न संख्या 9 का। चलिए चलिए सभी बच्चों इस प्रश्न का जवाब देंगे और फटाफट बच्चा आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट करके सभी लोग इसका प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए प्रश्न का आंसर देंगे, सभी लोग आंसर करिए। हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे। आइए सभी लोगों के सामने ये जो हमारा प्रश्न संख्या 9 है, ये कुछ नया प्रश्न है और बच्चा ये प्रीवियस ईयर यानी रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। ग्रुप डी का बच्चा क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए सभी लोग देखिए, आइए हम बताते हैं आपको। चलिए प्रश्न संख्या 9 है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। देखिए मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। क्या कहा जाता है, हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। अब दूसरा ऑप्शन दिया है गोसलिंग। बच्चा मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग और दूसरा ऑप्शन दिया है गोसलिंग। इस बच्चा हंस के बच्चे को कहा जाता है। किसके बच्चे को, हंस के बच्चे, हंस के बच्चे को, हंस के बच्चे को कहा जाता है गोसलिंग। क्या कहा जाता है, गोसलिंग कहा जाता है। जब पूछा जाए कि हंस के बच्चे को क्या कहा जाता है तो आप देखेंगे गोसलिंग कहेंगे, और जब पूछा जाए मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है तो बच्चा हैचलिंग कहेंगे। अब बच्चा दो ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए रखा है कोडलिंग। ये कीट के बच्चे होते हैं। कोडलिंग किसको कहते हैं, कीट के बच्चों को। क्या कहते हैं, कीट के बच्चों को कहते हैं कोडलिंग। क्या कहते हैं, कीट के बच्चे। जो बच्चा कीट के बच्चे होते हैं, कीट के बच्चे, कीट के बच्चे को कहते हैं बच्चा कोडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडलिंग कहते हैं। अब देखिए फिंगरलिंग।
आपका क्या लिखा है, फिंगरलिंग। बच्चा ये फिंगरलिंग लिखा है। अब देखिए बच्चा, जो सी ऑप्शन है फिंगरलिंग। अब फिंगरलिंग किसके बच्चों को कहा जाता है, मछली। आपने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, मछली। यानी मछली के बच्चों को कहा जाता है फिंगरलिंग। किनके बच्चों को कहा जाता है, मछली के बच्चों को कहा जाता है फिंगरलिंग। मछली के बच्चों को क्या कहा जाता है, फिंगरलिंग कहा जाता है, इस प्रकार से। और डी बच्चा है हैचलिंग, यानी आपको मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। क्या कहा जाता है, मगरमच्छ बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। और बच्चा हंस के बच्चे को गोसलिंग कहा जाता है। और बच्चा कीट के बच्चों को पोडलिंग कहा जाता है। और बच्चा मछली के बच्चों को फिंगरलिंग कहा जाता है। इस तरीके से मैंने इन प्रश्नों का बच्चा इन ऑप्शनों के माध्यम से आपको सभी को एक एक करके मैंने समझाया, और आपको शायद समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। क्योंकि हम जानते हैं नोट तो बहुत करने, क्योंकि इतने बच्चे आलसी होते हैं, सीधा 60 स्क्रीन मार देते हैं। नोट करने की तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, किसी भी प्रकार से आप अध्ययन करिए। कहने का मतलब आपको जो आपने लक्ष्य रखा है उस बिंदु तक आपको पहुंचना चाहिए। कैसे भी पहुंचे, चाहे गिरकर पहुंचे, चाहे दौड़कर पहुंचे, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करें, लेकिन आपको उस बिंदु तक हर हालत में पहुंचना है। चलिए, मेरा जो प्रश्न संख्या जो बच्चा 10वां होगा वो आज का वो लास्ट प्रश्न संख्या होगा। कैसा होगा, वो 10वां प्रश्न आज का जो होगा वो प्रश्न संख्या लास्ट होगा। और चलिए, लास्ट प्रश्न का कोई जवाब देगा तो चलिए आइए हम अपना 10वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने लाएंगे, और सभी लोग उसका यानी कमेंट के माध्यम से हमें जवाब देंगे। चलिए आइए, जो आज सेशन का प्रश्न संख्या जो बच्चा अंतिम होगा वो प्रश्न संख्या 10वां होगा। सभी लोग इस प्रश्न का पहले जवाब दीजिए। और वो 10वां प्रश्न क्या है, मानव रक्त प्लेटलेट डॉट डॉट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने यानी क्लोटिंग में मदद करते हैं, यानी रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं। सभी लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सटीक और सही दिया। सभी लोग हम देखते हैं इस प्रश्न का जवाब ए दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आइए हम समझाते हैं आपको, बोर्ड पर आइए। चलिए देखिए, मानव रक्त का प्लेटलेट डॉट डॉट छोड़ते हैं जो रक्त का थक्के बनाने में मदद करते हैं। यानी प्लेटलेट छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं, प्रोथ्राम्बिन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, प्रोथ्राम्बिन। जब ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। देखिए, जब बच्चा आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स जब ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। प्रोथ्राम्बिन बनता है। क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। जब प्लेटलेट टूटता है तो क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। आपको यही तो बस आपको समझना था कि जब ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो प्रोथ्राम्बिन बनता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बच्चा, ए होगा। क्या होगा, प्रोथ्राम्बिन होता है। जब प्लेटलेट टूटता है तो क्या बनता है, प्रोथ्राम्बिन बनता है। अब देखिए, हम आपको ये दिखाते हैं कि क्या क्या टूटता है, और भी इस पर क्वेश्चन कर सकता है। जब प्रोथ्राम्बिन टूटता है तब क्या बनता है, आइए। प्रोथ्राम्बिन बच्चा, प्रोथ्राम्बिन टूटता है। प्रोथ्राम्बिन जब टूटता
टूटता है तो क्या बनता है? जब बच्चा ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो प्रोथ्राम्बिन बनता है, और जब प्रोथ्राम्बिन टूटता है तो क्या बनता है? तो बच्चा बनता है थ्राम्बिन बनता है। क्या बनता है? थ्राम्बिन बनता है। थ्राम्बिन बनता है। जब बच्चा प्रोथ्राम्बिन टूटता है तो थ्राम्बिन बनता है। अब देखिए टूटता चला जाएगा, एक दर अपनी सीढ़ी की तरीके से अपनी पॉइंट दर पॉइंट टूटता चला जाएगा, अंत में क्या बनेगा तभी आप बता सकते हैं। आपसे बोल दिया है कि प्लेटलेट टूटता है तो क्या बनता है। अगर वो पूछेगा कि जब प्रोथ्राम्बिन टूटता है तब क्या बनता है, फिर आपसे पूछेगा कि थ्राम्बिन टूटता है तब क्या बनता है, जब इसके बनने से वो टूटता है तब क्या बनता है। आइए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से बेस से लेकर चलते हैं। आइए, जब प्लेटलेट टूटता है तो प्रोथ्राम्बिन बनता है, जब प्रोथ्राम्बिन टूटता है तो थ्राम्बिन बनता है। अब थ्राम्बिन टूटता है, थ्राम्बिन टूटता है, थ्राम्बिन टूटता है। अब बच्चे तो क्या बनता है? तो बच्चा फाइब्रिनोजन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिनोजन बनता है। फाइब्रिनोजन बनता है। फाइब्रिनोजन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिनोजन बनता है। जब थ्राम्बिन टूटता है तो फाइब्रिनोजन बनता है। अब फाइब्रिनोजन टूटता है तब क्या बनता है? आइए, जब फाइब्रिनोजन टूटता है, फाइब्रिनोजन टूटता है तो बच्चा क्या बनता है? जब फाइब्रिनोजन टूटता है तो बच्चा बनता है फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। ये बच्चा, अब फाइब्रिन क्या करता है? फाइब्रिन एक रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? एक रेशेदार। अब देखिए फाइब्रिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? रेशेदार। रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रिन बच्चा एक रेशेदार प्रोटीन है। जब कैसा रेशेदार? बच्चा जब कहीं भी कोई भी अंग कट जाता है तो ये क्या बनाता है? जाल बना देता है। जैसे मान लीजिए आप, ये मान लीजिए ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, और बच्चा जब आपका ये पैर यहाँ से कट जाता है तो ये कटने मतलब आप जानते हो इस तरीके से ये आपका जाल बनाता है। क्या बनाता है? ये इस तरीके से ये जाल बना लेता है, यानी कहने का मतलब रक्त का थक्का बन जाता है। कैसा बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। जो रेशेदार प्रोटीन होती है, फाइब्रिन जो हमारी होती है रेशेदार प्रोटीन होती है, और जब भी हमारे शरीर का कोई भी अंग हिस्सा काट दिया जाता है तो बच्चा हमारी फाइब्रिन जो रेशेदार प्रोटीन होती है इस तरीके से जाल बना लेती है। जाल बना लेती है यानी वो रक्त को बहने नहीं देती है, वो थक्का बन जाता है। और यही प्रश्न तो बच्चा पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बना होता है वो किसका बना होता है? तो बच्चा इसका आंसर यही होता है कि वो जो थक्का बनता है वो फाइब्रिन का बना होता है। किसका बना होता है? फाइब्रिन का बना होता है। अब रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? बच्चा फाइब्रिनोजन करता है। कौन करता है? फाइब्रिनोजन। यानी रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है फाइब्रिनोजन। कौन करता है? फाइब्रिनोजन करता है। जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य फाइब्रिनोजन करता है, और रक्त का थक्का किसका बना होता है? वो फाइब्रिन होती है। फाइब्रिन क्या होती है? वो रेशेदार प्रोटीन होती है, और वो बच्चा यानी वो एक जाल बना देती है। हमारा कोई हिस्सा कटता है, जाल बनाती है रक्त को, और थक्के के रूप में जम जाता है, और उसे कहते हैं फाइब्रिन। रक्त का थक्का फाइब्रिन होता है, और रक्त का थक्का जो बना होता है उसे फाइब्रिन कहते हैं। जो बनाने का कार्य करता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। क्या होती है? फाइब्रिनोजन होती है। इस तरीके से आपका जब भी इससे भी एक ही नहीं कितने भी प्रश्न किए जाए, अभी आपसे तो यही पूछा था कि मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं, यानी जब प्लेटलेट टूटते हैं, यानी मानव रक्त जब रक्त प्लेटलेट टूटते हैं तो क्या बनता है?
है? तो यही तो मैंने कहा था, प्रोथ्राम्बिन। क्या बनता है? प्रोथ्राम्बिन बनता है। तो इसका जवाब मैंने क्या दिया? आप लोगों का भी जवाब कुल मिला के ठीक ही आ रहा था और मेरी तरफ से भी जवाब इसका निकला है। मैंने मैंने अध्ययन के माध्यम से पता लगाया उसका भी जवाब बच्चा यही निकला कि जब ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो क्या छोड़ते हैं? तो प्रोथ्राम्बिन। जब प्रोथ्राम्बिन टूटता है तो क्या छोड़ते हैं? थ्राम्बिन। जब थ्राम्बिन टूटता है तो क्या छोड़ते हैं? फाइब्रिनोजन। जब फाइब्रिनोजन टूटता है तो क्या छोड़ते हैं? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है? रेशेदार प्रोटीन है जो हमारे रक्त का कोई अंग कटने से एक जाल बना देती है, थक्का बन जाता है, वो होती है फाइब्रिन और बनाने का कार्य करती है फाइब्रिनोजन। आज का बच्चा जो अंतिम प्रश्न था वो हमारा 10वां प्रश्न था और 10वां प्रश्न बहुत शानदार था और मैंने इन 10 प्रश्नों के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन कराया। शायद आपको भी समझ में आया होगा कि मैंने कितनी गहराई से आपको अध्ययन कराया है। और बच्चा इससे जो है, अगर जिस किसी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो आप कर दें और आप सभी लोग अपने ग्रुप में बच्चा शेयर कर दें जिससे सभी लोग हमसे जुड़ सकें। और आज चलिए, तो जो आज की हमारी क्लास रही वो बच्चा साइंस की रही और आज हम बस अपनी क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद। ओके, बाय, गुड नाइट।